सभी छात्र छात्राओं को नमः संस्कृताय। कक्षा 10 के जो छात्र छात्राएं हैं संस्कृत विषय की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़कर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल त्रैमासिक परीक्षा 24-25 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का संपूर्ण हल लेकर के आ गए हैं। पार्ट 4। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न क्रमांक 18। ये प्रश्न क्रमांक 18 जो है, पहले तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है। प्रश्न क्या कहता है? अधोलिखित गद्यांश आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे जो गद्यांश लिखा है उसके प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। गद्यांश को आपको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि उसमें आपको कुछ % समझ में आए। पहले ही है, पढ़ते हैं। अस्ति देवोल्लाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। अस्ति देवोल्लाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रहर्त जगाद। कथमे कैक्सो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुत। ये हमने गद्यांश को पढ़ा। आपको 2-3 बार गद्यांश को पढ़ना है पेपर में, ठीक है। अब इसके प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। इसका उत्तर आप देखेंगे यहाँ पे, ये बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। तो प्रश्न से ही रिलेट करके आंसर देना है आपको। बुद्धिमती पुत्र, अब केन की जगह पे आप देखो, केन के स्थान पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पुत्रद्वयोपेता लिखना है। पुत्रद्वयो, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्गे कुत्र सा एकं व्याघ्रं ददर्श। मार्गे कुत्र सा एकं व्याघ्रं ददर्श। अब आप देखेंगे, मार्गे कुत्र मतलब कहाँ, रास्ते में कहाँ उसने एक बाघ देखा। किसने देखा? बुद्धिमती ने। तो ये लिखा हुआ है मार्गे गहनकानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मतलब रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब कुत्र के स्थान पर क्या चयन हुआ है? गहनकानने। आप ऐसे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम लिखत। यहाँ पे एक वाक्य है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः, इतना वाक्य है, इसमें से आपको अव्यय देखना है। तो शुरू में ही तत्र जो लिखा हुआ है वही हमारा अव्यय है। यत्र तत्र सर्वत्र सदा, ये सभी क्या है? अव्यय है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है इसका अथवा का, ठीक है, पढ़ते हैं उसको भी। अच्छा, एक दूसरा पैटर्न ये होता है इनको हल करने का कि आप पहले प्रश्न को पढ़ लें, फिर गद्यांश में उससे संबंधित शब्दों को चुनें। जैसे कि इस बार हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। कृषकः, पहला प्रश्न है, कृषकः काभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्।
कृषकः काभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। तो आप देखेंगे कश्चित कृषकः, कृषकः आ गया, प्रश्न में भी कृषकः था, तो हो सकता है इस लाइन में हमारा उत्तर हो कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। तो यही हमारा उत्तर है। काभ्याम हट करके बलिवर्दाभ्याम आ जाएगा, तो उत्तर बनेगा कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। ठीक है। अगला, तयो बलिवर्दयोः एकः कीदृशी आसीत्। अगली लाइन अब देखते हैं भाई, जहाँ तक हमने पढ़ दिया तो उसकी अगली लाइन से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तयो बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तः आसीत्। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न था तयो बलिवर्दयोः एकः कीदृशी आसीत्। उत्तर हो जाएगा तयो बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। प्रश्न 3, शरीरेण इति पदे का विभक्ति अस्ति। शरीरेण इति पदे का विभक्ति अस्ति। शरीर ये जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है। अब आप देखेंगे शरीरेण, राम की विभक्ति को दोहरा के देखेंगे, रामः रामम रामेण रामाय। उसको पढ़ेंगे भी एक बार, ये एक वचन के रूप बोल रहा है पूरे, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामेः राम। तो अब आप गिनती लगाएंगे कितने नंबर पे रामेण आ रहा है। रामः रामम रामेण 3 नंबर पे आ गया, तो ये एक वचन तृतीय विभक्ति में आता है। ठीक है। ऐसे ही शरीर है तो शरीरः शरीरम शरीरेण, शरीरः शरीरम शरीरेण शरीराय। ठीक है। तो इसी प्रकार से शरीरेण में तृतीय विभक्ति है। इसका उत्तर तृतीय विभक्ति अस्ति। आपको उत्तर देना इस प्रकार से है। प्रश्न पूछा था शरीरेण इति पदे का विभक्ति अस्ति, तो हमने लिख दिया तृतीय विभक्ति अस्ति। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, शरीरेण इति पदे तृतीय विभक्ति अस्ति। ठीक है, लिखने में भी अच्छा लगेगा। अगला एक श्लोक है ना, 19वां प्रश्न क्रमांक 19, अधोलिखित पद्यांश आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे एक पद्यांश दिया गया है और उसी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवा जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। श्लोक को कैसे पढ़ना है उस पर आपको ध्यान रखना है। मैं पढ़ के बताता हूँ। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्य मरणं, शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। ये पद्यांश था हमारा। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तर तले का न भवन्तु। प्रस्तर तले का न भवन्तु। इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा पिष्टः नो भवन्तु। ठीक है। अगला प्रश्न है पाषाणी सभ्यता कुत्रम न स्यात्। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा
न स्यात्। पाषाणी सभ्यता कुत्रम न स्यात्। तो पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। अगला प्रश्न है तरुपदस्य पर्याय लिखत। तरु पद का पर्याय लिखना है। तो तरु के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। तरु पदस्य पर्याय बिटपः, द्रुम, पादपः और वृक्ष। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 हो गया है। अब प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा। पेपर में ध्यान रखना है जो आपको पता है वही प्रश्न करने हैं, है ना, और जो सबसे अच्छे तरीके से बन जाए उसको पहले कर लें आप। ठीक है, ताकि उसको भूले ना। अगला श्लोक है अथवा। प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा का जो श्लोक है कश्चित् कालं नय मामस्मान्नगराद् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरी नदी पयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम्। सूचि पर्यावरणम। प्रश्न पहला है मे कुत्र संचरणम। मे कुत्र संचरणम। ठीक है, मे कुत्र संचरणम। तो आप देखेंगे लास्ट की लाइन एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। तो उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। इस प्रकार से आप लिख देंगे इसका पहला उत्तर। अगला प्रश्न है ग्रामान्ते किमस्ति। ग्रामान्ते किमस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप देखेंगे दूसरी लाइन में प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम। तो उत्तर लिख देंगे ग्रामान्ते, प्रश्न से रिलेट होना चाहिए उत्तर, ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम अस्ति। ठीक है, थर्ड प्रश्न है किंचित कालात् कुत्र न। किंचित कालात् कुत्र न। तो किंचित कालात् अस्मात् नगरात् बहु दूरम न। ठीक है, पहली लाइन में देखेंगे किंचित कालम न माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है अगला 20वां प्रश्न है, पढ़ते हैं उसको। अधोलिखित नाट्य आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्न को ही पढ़ते हैं डायरेक्ट और उसके बाद इसमें से हम उत्तर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न है व्याघ्रः सृगालेन किम उक्तवान्। व्याघ्र मतलब बाघ ने सृगाल से क्या कहा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं बाघ वाली लाइन। देखो कहाँ ये लिखा है व्याघ्रः सृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलाप्य बेला स्यात्। ठीक है, तो ये अब हमारा उत्तर भी हो जाएगा क्योंकि पूरे जो नाट्यांश है उसमें एक बार ही यहाँ पे आया बाघ का जिक्र, है ना। तो ये बाघ बोल रहा है कि सृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलाप्य बेला स्यात्। ठीक है, तो उत्तर भी यही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा सृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दृष्ट्वा कः चिन्तितवती। अब पढ़ते हैं हम इधर इसको। देखो जम्बुक यहाँ से पढ़ते हैं। जम्बुकः स्वामिनि यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम् व्याघ्र तब पुनः सा सम्मुखं पीक्षते यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। व्याघ्र सृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलाप्य बेला स्यात्। जम्बुकः यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरं। सा व्याघ्रकाननं ययौ सृगालेन सहितं पुनरायान्तम्। देखो यहाँ से लाइन मिल रही सृगालेन सहितं पुनरायान्तम्, यही प्रश्न बन रहा है यहाँ से। व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। तो व्याघ्रं दृष्ट्वा कहा चिंतितवती, कौन चिंतित हो गई थी व्याघ्र को देखकर चिंतितवती, बुद्धिमती चिंतितवती। तो आंसर हो जाएगा हमारा बुद्धिमती चिंतितवती।
प्रश्न थर्ड है यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम केन कथितः। अब देखो पहली लाइन देखो, जम्बुक कह रहा है, जम्बुक स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। कौन ने कही है ये बात? जम्बुक ने कही है। तो हमारा उत्तर ऐसा लिख देंगे आप, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम जम्बुकेन कथितः। जम्बुकेन कथितः, यहाँ केन के स्थान पर जम्बुकेन आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब तो करने ही करने हैं, जब तो और वीडियो बने हैं ऐसे ही। अब अगला पढ़ते हैं हम और फिर अगले प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। ठीक है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कंश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाः भवान् कुतः भयात् पलायित। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कञ्चित् गूढं प्रदेश यतो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धः परं गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तद्गतः शृगालः व्याघ्रः त्वया महत्कौतुकम् आवेदितं येन मानुषादि सादपि। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। आपको एक दो बार और पढ़ना है इसमें से, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, प्रश्न पहले ये शृगालः कीदृशः आसीत्। शृगालः कीदृशः आसीत्, पहली लाइन आप पढ़ेंगे भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त शृगालः हसन्नाः। तो कश्चित् मतलब कोई, धूर्त शृगाल हंस रहा था, हंसते हुए कहता है भवान कुतः भयात्। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शृगालः कीदृशः आसीत्, ये प्रश्न था, तो शृगालः धूर्तः आसीत्। क्लियर। अगला प्रश्न है व्याघ्रः कया प्रहरन्ति दृष्टा। आगे पढ़ेंगे इसमें। प्रश्न दूसरा है व्याघ्रः कया प्रहरन्ति दृष्टा। उत्तर है व्याघ्रः चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। थर्ड प्रश्न है भयाकुलं व्याघ्रं पदस्य विशेष्य पदम किम। भयाकुलं व्याघ्रम, ये जो पद है इसमें विशेष पद क्या है? ठीक है, भय से भयभीत बाघ। अब इस भय से भयभीत बाघ, यहाँ व्याघ्रम की विशेषता है भयाकुलम, इसलिए व्याघ्र हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य पद हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न 21 है अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। उत्साह उदासीनता निराशा चेति त्रिस्त्रः मनसः अवस्था। उत्साह उदासीनता निराशा चेति त्रिस्त्रः मनसः अवस्था, मतलब उत्साह, उदासीनता और निराशा, ये तीनों मन की अवस्थाएं हैं। शिशवः सदा उत्साहशीलः इति विदितमेव। शिशु हमेशा उत्साहशील होते हैं, ऐसा ज्ञात होता है। युवानः अपि प्रायेण उत्साहशीलाः अनेके वृद्धा अपि तथैव। युवा और अनेक वृद्ध भी उत्साहशील होते हैं। वयसः उत्साहस्य च नास्ति संबंधः। शिशुः उत्साहेन सर्वं गृहीतम्। शिशु जो है वो उत्साहपूर्वक सभी चीज़ ग्रहण करते हैं। सर्वे सह खादितम, सब कुछ खाते हैं। सर्वे सह खेलितम च प्रवृत्त, सभी के साथ खेलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले ही इसमें कि उत्साह की बार बार चर्चा की गई है। ठीक है, और हमारा पहला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य शीर्षक लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो अस्य गद्यांशस्य शीर्षक लिखत में अपना क्या आ जाएगा उत्तर? उत्साह। क्या हो जाएगा?
उत्साह। जिस गद्यांश में बार बार किसी चीज़ का जिक्र किया जाता है तो वही क्या होता है, उस गद्यांश का शीर्षक होता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर तो हमको समझ आ गया कि ये जो हमारा गद्यांश है इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, मनस्य कति अवस्था संति, मन की कितनी अवस्था हैं? तो मनसः त्रिस्रः अवस्था संति, 3 अवस्था है, आप चाहें तो लिख सकते हो उत्साह, उदासीनता और निराशा। ठीक है। तीसरा प्रश्न, शिशु उत्साहे कृते किम करोति, शिशु जो है वो उत्साह में क्या क्या करते हैं? तो शिशु उत्साहे कृते सर्वं ग्रहीतं सर्वैः खादितं सर्वैः खेलितं च प्रवर्तत। शिशु जो है वो उत्साह के साथ सभी के साथ खेलते हैं, खाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, के उत्साहशीला भवन्ति, कौन कौन उत्साहशील होते हैं? भाई उत्साहशील कौन कौन होते हैं? ठीक है, तो शिशु का जिक्र भी हुआ है तो शिशु भी उत्साहशील होते हैं, है ना। तो शिशवः युवानः वृद्धा वयसः उत्साहशीला भवन्ति, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ी सी भी यदि आपकी मदद होती है इस वीडियो के ज़रिए तो वीडियो है लाइक तो करने ही करने हैं और शेयर भी करने ही हैं और सब्सक्राइब करके चैनल के सदस्य बनना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें। पेपर इस बार बहुत जल्दी होंगे, फरवरी में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे कक्षा 10 के बच्चों के। थैंक यू।